उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम था, जिसमें एक से दो गलती मिला होगा आपको और आप खुद डिसीजन ले लिए होंगे इसका आंसर यही होगा ही नहीं हो सकता है। ले लिए थे ना, तो जो ले लिए इसका मतलब वो किताब पढ़े थे, और जो नहीं लिए का मतलब वो साफ ढाकलोल है, उसमें दूसरा आंसर गलत है। मैं गलत करने का मतलब जगह सी लिखा गया है ना, मिला था तुम लोगों को। चलिए तो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और हम बताए थे आज एक नया टॉपिक की शुरुआत होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। उस टॉपिक का नाम क्या है? नई टॉपिक आपको दिख रही है क्या? एकदम नहीं लग रहा रिफ्रेश है, एकदम नहीं लग रहा था, एकदम बिल्कुल ये न्यू टॉपिक है सबों के लिए, चाहे वो मेरे लिए हो या आपके लिए हो या ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, सबके लिए एक नई टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। इस टॉपिक का नाम क्या है बाबू? तो ये जो आपके सामने टॉपिक है इस टॉपिक का नाम हो गया पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस टॉपिक को कि पाचन तंत्र क्या है। सबसे पहला काम हम लोगों का होगा इस टॉपिक को समझना कि ये पाचन तंत्र है क्या, इसका हमारे लाइफ में क्या यूज है और ये किस किस फंक्शन पर काम करती है, इसकी क्या उपयोगिता हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन से संबंधित है या पाचन से संबंधित है, इसके बारे में समझना है। अतः सावधानी पूर्वक चुपचाप आप लोग पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोग जो आंसर देते हैं ना उस सबको दर्द बहुत होता है। कल लोग कह रहा था फोन करके 10 को बात किया है कि मास्टर साहब नहीं जीने दीजिएगा, हम लोग के बोले सब इतना हल्ला करता है क्लासरूम में कि हमारे घर सब खा रहा है, तो पढ़ता है कि हल्ला सुनता है, तो इसीलिए तू लोग ध्यान रखना। बात समझ रहा है? एकदम समझने का टू द पॉइंट हम लोग काम करेंगे, समझेंगे उस टॉपिक को। अब बाद बाकी जब समझ लेंगे तो कुछ बचेगा, लिखल तो सब कुछ किताब में ही है, ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको हम तंत्र के बारे में बताए थे इंट्रोडक्शन टॉपिक में कि तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। कई सारा ऊतक जो है, कई सारा टिश्यू जो है वो आपस में मिलकर अंग का निर्माण करता है और कई अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है। तो उसी अंग तंत्र में एक अंग तंत्र आपका पाचन तंत्र भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, अर्थात इस तंत्र का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी अंगों का समूह। तंत्र का मतलब क्या हो गया बाबू? अंगों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज सिस्टम। लेकिन ये अंगों का समूह है किसका? तो उसके सामने एक नया शब्द लिखा हुआ है पाचन, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं डाइजेशन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डाइजेशन। लोकल भाषा में भी सुने होंगे, किसी किसी का खाना जब नहीं पचता है ना तो कहेगा लगता है डाइजेशन कुछ गड़बड़ा गया है। एकदम सिंपल बात है, मूर्ख रहेगा वो यह बात बोलता है कि लगता है कुछ डाइजेशन में गड़बड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि पाचन जो हमारे बॉडी के अंदर होती है वो भोजन का होता है। हम लोग जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, हम लोग जो पोषण लेते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं, उस भोज्य पदार्थ का डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है। और उस भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए बहुत सारे अंग जिम्मेवार है हमारे बॉडी के अंदर, जिसका अपना अलग अलग काम होता है और वो अपने समय से अपने कार्यों का संपादन करता है, उस पाचन का काम करता है। अर्थात अंगों का वैसा समूह जो पाचन के लिए जिम्मेवार है, जो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है, उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। उन अंगों के समूह को पाचन तंत्र कहा जाता है। एकदम दिमाग में सेट हो गया। हमारे बॉडी के अंदर कुछ अंग हैं जो अंग हमारे पाचन में हेल्प करता है, कुछ अंग हमारे पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच सके। वो करता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम लोग भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उस भोज्य पदार्थ को पचाने का काम करता है। उस भोज्य पदार्थ के जो बड़े टुकड़े होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होता है, उस बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है, पीसने का काम करता है, चबाने का काम करता है, और ऑल ओवर वो क्या करता है? उसके पाचन के द्वारा हमारे ब्लड में उसको समा देता है, ताकि हम लोग आसानी से अपने वर्क को काम कर सके, हमें ऊर्जा मिल सके और हम अपने दैनिक जीवन के सभी कार्य का संपादन कर सके। इसके लिए हमारे शरीर में कई अंग हैं, उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। सभी लोगों को शायद ये फिगर दिख रहा होगा, सभी लोगों को दिख रहा है ना? आपके सामने जो ये फिगर दिख रहा है इसमें बहुत सारा अंग है, जिसमें सबसे पहले, और नॉर्मली भी आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले भोजन को मुंह में लेते हैं, ऐसा अपने नाक में ले लीजिए। तो जैसे मुंह में लेंगे एक मतलब मुंह भी आपके भोजन के पाचन में सहायता प्रदान कर रहा है। यदि मुंह नहीं होता तो फिर भोजन कहां लेते? तो सबसे पहला अंग आपका हो गया मुंह, यानी माउथ कैविटी, मुख गुहा। जैसे भोजन को आप मुंह में लेते हैं दांत अपना काम शुरू कर देता है, आपको कहना नहीं पड़ता तुम तोड़, कहना पड़ता है क्या? अपना दांत काम अपना शुरू किया, जैसे दांत उसको तोड़ने लगता है कि आपके जिह्वा से स्वाद ग्रंथियां निकलती है, वो तुरंत उसको स्वाद दे देगी, एक खाना बहुत अच्छा है, ये कहना पड़ता है क्या? ऑटोमेटिक आपको खाना अच्छा लगता है और सक सक आप खाते चले जाते हैं। 2 किलो 4 किलो 5 किलो जितना खाना है। एक लड़का खाता 20-20 गो रोटी, पट पचा लेता है। नहीं, एक लड़की खाती है 1 गो रोटी, बेसी खाएगी तो 2 गो, ओकरा हमने बात बुझ रहा है? चला, सबको समझना है, बात इन्हें डरना आपको नहीं है, बुझिए 2 गो बेसी नहीं खा पाता है। बात क्लियर हुआ? ये समझना था कि जिह्वा से स्वाद ग्रंथियां निकलती है और आपके भोजन में स्वाद प्रदान करती है। आपके दोनों साइड से होता है ग्लैंड, यहां पर ग्रंथियां, जिसको आप कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? सभी लोगों को समझ में आ रहा है कहां लार ग्रंथि है? यहां पर सैलिवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथि है। कई सर की करेगा, वहां से लार निकलता है, जिसको आप सैलिवा अंग्रेजी में कहते हैं। अब वो लार जो वहां से निकलता है वो तुरंत आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट पर काम करने लगेगा। वो एंजाइम उससे निकलती है, सैलिवा से टैलिन एंजाइम निकलती है, और वो जब कार्बोहाइड्रेट पर काम करने लगता है तो आपके कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। अर्थात भोजन का पाचन आपके मुख गुहा से ही स्टार्ट हो गया। मुख गुहा में 3
टाइप के पदार्थ थे, या 3 अंग उसका था, एक दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार ग्रंथि। यानी ये जो आपका माउथ कैविटी है, इसमें 3 चीज आपने देखा जो आपके भोजन के पाचन पर काम करता है और भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बराबरी सभी लोगों के दिमाग में चला गया क्या कि भोजन के पाचन का शुरुआत कहां से होगा? मुख गुहा से। मुख गुहा में किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए यहां पर एक ट्यूब लगा हुआ है, इसको अपनी भाषा में आप ग्रसिका कहते हैं। फूड पाइप, जैसे भोजन आप लिए तो क्या हो गया? फूड पाइप के माध्यम से वो चला गया आमाशय में, स्टोमैक में, जिसको आप पेट कहते हैं। पेट में आप बुझते ही पूरा, लेकिन पूरा मैंने पेट नहीं होता है, किसी खास अंग को आप पेट कहते हैं, वह है स्टोमैक आपका, आमाशय। तो भोजन सबसे पहले आमाशय में पहुंचती है। तो दूसरा अंग आपका कौन हो गया? आमाशय। आमाशय से निकलकर वो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। आमाशय से निकलकर वो कहां जाती है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में 2 ग्लैंड है, एगो आपका लीवर, एगो आपका पेनक्रियाज। तो अभी तक में आपने सुना मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय, 5 हो गया। जब वहां से सब कम हो जाएगा तब पहुंचेगा बड़ी आंत में, तो क्या हो गया? 6 गो। इसका मतलब है कि ये पाचन तंत्र जो है ये 6 अंगों का एक ग्रुप हमारे बॉडी के अंदर में है। पाचन तंत्र कितने अंगों का समूह है? तो पाचन तंत्र 6 अंगों का एक ग्रुप है जो हमारे बॉडी के अंदर आता है और ये भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। और ये 6 अंग आप इस फिगर में देखेंगे, शायद आपको जरूर दिख रहा होगा, ये आपका हो गया मुख गुहा। ये क्या हो गया बाबू? अब यहां से फूड पाइप से वो चला गया, देखो ये जो है, ये वाला स्थिति एकदम थैला वाला, इसी को कहा जाता है आमाशय। नहीं दिखना चाहिए तुमको, सुन रहा है ना? हाँ, सुनते रहना है, क्योंकि जब तुमको दिखने लगेगा तो तुम समझ नहीं पाएगा, इसलिए सुनते रहना है तुमको। एक हो गया मुख गुहा और दूसरा क्या हो गया? आमाशय। यहां से वो देखो अंदर प्रवेश इसमें करती है, ऐसा का जो संरचना है घुमल घुमल, इसी को कहा जाता है छोटी आंत। क्या कहा जाता है उसको? छोटी आंत। कौन आंत? छोटी आंत। लेकिन होता है सबसे लंबा, उल्टा होता है, नाम है पर छोटी आंत है, वो सबसे लंबा, घुमल घुमल रहता है पूरा एकदम वायर की तरह। अब इसका जो यहां पर आप लीवर और पेनक्रियाज देख पा रहे होंगे, तो इसी के ऊपर आगे हम आपको समझाएंगे, एक यू आकार का स्ट्रक्चर होता है, उसको आप ड्यूडेनम कहते हैं। तो उसी छोटी आंत के यू आकार की संरचना में 2 और ग्लैंड पाई जाती है। एक आपका हो गया लीवर, जिसको आप यकृत कहते हैं, और दूसरा हो गया पेनक्रियाज, जिसको आप अग्नाशय कहते हैं। आमाशय अलग है बाबू और अग्नाशय अलग है। आमाशय अलग है, अग्नाशय अलग है। अग्नाशय और लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन के यू आकार की नलिका में रहता है, वो एक अलग पार्ट से हो गया। इसके बाद जब सब कम हो जाएगा तब इस संरचना तो सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला घेरले है छोटी आंत के चारों तरफ से, सभी लोगों को दिख रहा है। छोटी आंत को जो चारों तरफ से घेरले है वो है बड़ी आंत, लेकिन होता है छोटा, छोटी आंत होता है लंबा। छोटी आंत के चारों ओर दिख रहा है सबको, ये है बड़ी आंत। तो 6 अंग आपके सामने है, और शायद आपको याद हो भी गया होगा कि भोजन के पाचन के लिए कितने अंग जिम्मेवार हैं? 6 अंग। कौन कौन सा? मुख गुहा, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत और बड़ी आंत। कोई कंफ्यूजन नहीं। लास्टली आप सभी लोग चुप रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सब एक बार और सुन लेंगे कि पाचन तंत्र के अंतर्गत 6 ऐसे अंग आते हैं जो आपकी पाचन की क्रिया में आपको मदद पहुंचाता है। इस 6 अंग में बाय फिगर आप देख रहे होंगे, मुख गुहा से स्टार्ट होता है, तो मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय और बड़ी आंत, ये 6 अंग मिलकर आपके डाइजेशन का काम करता है। अब मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर यहां पर आपने अभी चर्चा किया था कि माउथ कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पोषक तत्वों में आते हैं, उसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को है, हम उसको ग्रहण करते हैं। तो उसके अलावे और क्या चीजें हम भोजन के रूप में लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है या जिससे हम स्वस्थ रह पाते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन के कार्य में हमको मदद पहुंचाते हैं? तो उसके अलावे 5 गो और अंग है। इसका मतलब जिस तरह से पाचन तंत्र में 6 अंग जिम्मेवार है भोजन के पाचन के लिए, उसी तरह से भोजन के अवयव की यदि हम आपसे बात करेंगे कि भोजन के अवयव में कौन कौन सा अंग है, तो याद रखिएगा भोजन का जो अवयव है, अवयव मतलब एलिमेंट्स होता है बाबू, अवयव मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स। तो भोजन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, भोजन के कौन कौन से अवयव हैं जो उसका पाचन करता है, इसमें 6 अवयव का नाम आता है 40-50 गो, लेकिन महत्वपूर्ण है 6 गो जो आपके लिए जरूरी ही है। उसके बिना आप अपने लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, उसके बिना आपके जीवन संभव नहीं है ढेरी, लेकिन 6 गो ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहिएगा सर कौन कौन है? तो एक में तो इसमें हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। एकदम ध्यान से सभी लोग बोर्ड को देख रहे हैं, किसी का ध्यान इधर उधर नहीं है, क्योंकि ये 2 महीना कष्ट करेंगे, जिंदगी भर आप सुख करेंगे, तो इसीलिए 2 महीना कष्ट है, सही बात बुझ रहा है। तो भोजन के अवयव में कै गो? 6 गो। कौन कौन? तो शांति से सुनेंगे। एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा आपका प्रोटीन। एकदम किताब देख के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, सुनिए ताकि आपके दोस्त लोग भी पढ़ पाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, नीचे लिख देते हैं, खनिज लवण, विटामिन और जल। नीचे तक दिख रहा है, देखो तो साइड दिख रहा है ना, वो नया घुरी लेकर है, दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि भोजन के अवयव में 6 अवयव का नाम है, और 6 अंग के बारे में जस्ट इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे।
कि भोजन के पाचन के लिए कितना अंग जिम्मेदार है? 6 अंग। 6 का बाय फिगर नाम आप देख चुके हैं। और अभी आप ये पढ़ने जा रहे थे कि भोजन का जो वो अवयव है जिसके पाचन हमारे बॉडी में जरूरी होती है या जो हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभदायक होता है, इसमें कितने अंग का नाम आता है? तो आप कहेंगे सर 6 अंग का। आपके सामने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। कितना हो गया बाबू? कौन कौन? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए सवाल ये उठता है कि सर भोजन में तो आपने अवयव अभी 6 लिखा है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये तो काफी हार्ड होता है, ये तो काफी जटिल कंपाउंड होता है, बाद बाकी ये सब तो स्मॉलेस्ट होता है, ये उतना जटिल नहीं होता है। तो उस जटिलता के आधार पर क्या किया गया है कि पोषण का जो अवयव है इसको 2 भागों में बांट दिया गया। ये जो आप 6 अभी आप देख पा रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये 6 अवयव जो है इसकी जटिलता के आधार पर इस कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एकदम गौर कीजिएगा। अभी आपने 6 अंक का नाम सुना ना, तो इसको क्या किया गया है? 2 भागों में बांट दिया गया है। कहिएगा सर क्या क्या? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। 1 मिनट ललकास कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 को जो अंग आपको दिखता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका अलग से नाम रखा गया। इसको कहा जाता है बृहद अणु। इसको क्या कहा जाता है बाबू? बृहद अणु। 3 को जो नीचे में बचा है खनिज लवण, विटामिन और जल, कौन कौन बचा? खनिज लवण, विटामिन और जल। खनिज लवण, विटामिन और जल, इसका अलग से नाम रखा गया। इसको कहा जाता है सूक्ष्म अणु। इसको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म अणु। सभी लोगों के दिमाग में आराम से सेट हो रहा होगा बाबू। अभी हम आपको बताए भोजन के अवयव के बारे में कि भोजन का अवयव क्या गो, तो आपने कहा सर 6 गो। 6 का नाम आपके सामने है। अब हम लोग उसको डिवाइड कर दिए 2 भागों में। कौन कौन? तो एक हो गया बृहद अणु और एक हो गया सूक्ष्म अणु। एक बृहद अणु और दूसरा क्या हो गया? सूक्ष्म अणु। यानी जो जटिल कंपाउंड में आता है, जो जटिल अणु में आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा बृहद के अंतर्गत आ गया, विटामिन, खनिज लवण और जल सूक्ष्म। क्योंकि पहले से 6 का नाम आपको याद था, 2 भाग में आसानी से बांट दिए। जो कॉम्प्लेक्स है वो हो गया बृहद अणु, जो स्मूथ है या स्मॉलेस्ट है या छोटा है वो हो गया कौन सा? सूक्ष्म अणु। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें सवाल क्या उठता है, एग्जाम में कभी-कभी सवाल पूछेगा आपसे कि इनमें से किससे आपको ऊर्जा मिलती है और किससे ऊर्जा नहीं मिलती है, या फिर सवाल पैदा होता है कि किसका पाचन जरूरी होता है और किसका पाचन जरूरी नहीं होता है। सवाल उठता है कि कौन पचने के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, किसका पाचन कहां होता है। एग्जाम में इस तरह से कई प्रकार के सवाल यहां से पैदा होते हैं, जिसको अलग अलग तंत्र के माध्यम से हम लोग उसको स्टडी करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन तत्काल यहां पर यह जरूर जान ले कि भोजन का जो ये बृहद अणु है, इस अणु को तोड़ने की आवश्यकता होती है, इस अणु को पचाने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो सूक्ष्म अणु है, चाहे वो खनिज लवण हो या जल या विटामिन, इसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। या सूक्ष्म अणु है या पचा हुआ अणु है, इसे किसी भी प्रकार से पचाना नहीं पड़ता है, इसे किसी भी प्रकार से तोड़ना नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या कि इस तीनों से आपको ऊर्जा भी नहीं मिलती है। खनिज लवण, विटामिन और जल से आपको ऊर्जा भी नहीं मिलती है। तो कहेगा ऊर्जा मिलती कहां से है? तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। ऊर्जा के 3 स्रोत आपके बॉडी में, जो आप भोजन लेते हैं उसमें ऊर्जा का क्या स्रोत है? 3 स्रोत है। तो कहेगा काली 6 लेते हैं बिना काम को, पैसा बर्बाद हो रहा है मेरा। लेकिन जरूरी है, चला इसका भी यूज आपके बॉडी में है। क्या है वो ध्यान से सुनिए। ऊर्जा आपको 3 दिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तोड़ा भी हम लोग 3 को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को। बाद बाकी निचला तीनों जो है ना उसको तोड़े ना उसको पचाए, क्योंकि वो पचा हुआ भोजन है और ये हमको ऊर्जा भी नहीं देती है। तो पचाना इस 3 को है। तो जब आपका ये कार्बोहाइड्रेट पचता है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट पच के किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में पचेगा? ग्लूकोज में। जब आपका ये प्रोटीन पचता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट होगा बाबू? एमिनो एसिड में। और जब आपका ये वसा पचेगा तो ये कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में। वसा किसमें कन्वर्ट होगा? फैटी एसिड में। यानी आपने देख लिया, आपने जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ने की आवश्यकता होती है, उसे पचाने की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन टूटकर एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है और वसा टूटकर फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, उससे आपको डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। यह ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसके बारे में आप अभी तक जान रहे थे कि वो हमें ऊर्जा देती है, लेकिन अप्रत्यक्ष ऊर्जा देती है। ये क्वेश्चन था एकदम 2000 फीट अंदर का, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ऊर्जा मिलती है। लेकिन अब एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता 18 में कि निम्नलिखित में से किससे अप्रत्यक्ष ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन में तीनों था, कार्बोहाइड्रेट भी था, ग्लूकोजो था, एमिनो एसिड भी था, फैटी एसिड भी था। तो इस सब का नाम बहुत लोग सुनबे नहीं किया था। सुना भी था लगाओ तो वह चीज है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज है। ये तो मतलब बिल्कुल सेम साइज का हो गया। इनमें से सभी होता तो मारियो देता। अब चारों में कंफ्यूजन हो। 1 नंबर कम तो बुझिए रहा है, चला 10वां वाला परीक्षा तो है नहीं, 0.something% थोड़ा कम है तो हम फर्स्ट चाहिए, यही वाला बात है। यहां तो 1-1 नंबर का मतलब है कि 55 लाख विद्यार्थी थोड़ा से पीछे चल जाएगा। और वहां पर कोनो बात नहीं है, अरे 70% नंबर आया तो 69 तो की दिक्कत है क्रम से, तो फर्स्ट वो फर्स्ट। लेकिन यहां पर ये वाला बात नहीं है। यहां पर 1 नंबर जकरा जकरा कम आया होगा वो सब अभी तैयारी में लगल है।
असफल अपने आप को समझता है, जबकि नॉलेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब पास किया ओकर उतने नॉलेज, जब फेल किया ओकर उतने नॉलेज। तो ये एग्जाम कंपटीशन है जेकरा में एक नंबर 0.5 नंबर वैल्यू रखता है। तो इसमें अभी दो चीज आप दिखे, एकदम इंपॉर्टेंट चीज था कि ऊर्जा इससे भी मिला, ऊर्जा ओकरा से भी मिला, लेकिन वो ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या है? ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत। खाते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, लेते हैं प्रोटीन, वसे, लेकिन ये आपके बॉडी का अप्रत्यक्ष ऊर्जा स्रोत। लेकिन डायरेक्ट की बात करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। कभी कभी अनुभव आप कीजिएगा, गर्मी का मौसम आ रहा है, जब आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो ना, तो एक गिलास ग्लूकोज आप पी लीजिए। बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो तो आप एक गिलास ग्लूकोज पी लीजिए, 5 मिनट के अंदर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, सारा तनाव आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब वो तुरंत ऊर्जा आपको देती है। रोटी सब्जी खाएंगे तो 5 मिनट के अंदर ऊर्जा आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब वो पचेगा तब ऊर्जा देगा। अरे रोटी सब्जी खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन जब तक वो पचेगा नहीं तब तक ऊर्जा देगा नहीं। अब ग्लूकोज डायरेक्ट तुम ले लिया तो उससे तुरंत आपको ऊर्जा मिलती है। तात्काल ऊर्जा की जब सवाल आती है कि तुरंत एनर्जी के लिए, तात्काल ऊर्जा के लिए आपको क्या चाहिए? तो ग्लूकोज चाहिए। वहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा कम एकदम नहीं करेगा। घुमा के इसी क्वेश्चन पूछ देता है कि धावक के दौड़ने के तुरंत बाद, खिलाड़ी के खेलने के तुरंत बाद कौन चीज चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। ओकरा घी पिला दीजिएगा, कुछ नहीं होने वाला, वो करते मर जाएगा सर। यदि धावक दौड़ के आया और तुम सोचेगा बेसी एनर्जी, घी पिला देते हैं, मर जाएगा उसी समय। वो कहेगा सर क्यों? क्योंकि फैट जो है उसको उसके पाचन में 4 घंटा समय लगता है। एक तुरंत ऊर्जा चाहिए, दौड़ टाइप मर रहा है एनर्जी के अभाव में, तुम घी पिला दिया तो एक टुकड़ा ऊर्जा में है, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए भी एनर्जी चाहिए। अरे वो पहुंचता हो लीवर में तब बसा पाचन करता हो, वो जब तक लीवर में जाएगा नहीं तब तक बसा का पाचन नहीं करेगा। शरीर में ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का अभाव है, वो तोड़ कहां पाएगा जो थोड़ा एनर्जी देगा? वो करते मर जाएगा फील्ड में। इसलिए कभी भी धावक के दौड़ने के तुरंत बाद या खिलाड़ी के खेलने के तुरंत बाद आप उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा एकदम नहीं दीजिए, उसको डायरेक्ट आप एमिनो एसिड पिला दीजिए। जार नहीं बुझ रहे एमिनो एसिड को ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्रोत है। चला गोली मार में ग्लूकोज बुझिए रहा है, तुरंत उसको 2 गिलास ग्लूकोज पिला दो, हल्का नमक और चीनी देते हुए, देखो 5 से 10 मिनट में फ्रेश हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाना है। तुम लोग भी कभी टेंशन बहुत ज्यादा पड़ लेता है, गर्मी मौसम में दिमाग काम नहीं कर रहा है, 2 गिलास ग्लूकोज पी के 10 मिनट अपना आंख बंद कर लो, उसके बाद तुमको लगेगा ना हम 2-3 घंटा सो उठे, आराम से फिर सरिया दो, जितने पढ़ने मन करे पढ़ लो। लेकिन तुम लोग ही कम तो करेगा नहीं, पढ़ने से मन उठता है फोने लगा देता है, तो पढ़ेगा खा को 1 घंटा समय बर्बाद। बात समझ रहा है? मैंने जो जरूरी है वो नहीं करता है। तू लोग दूसरे काम करेगा 1 घंटा उधर, दूसरे टेंशन हो जाएगा, सुबह से कहा क्या दबाव दो। बात समझ रहा है? तो इस सबसे बचना एकदम है बाबू। ये हम अपने लिए नहीं करे, तोरे लिए कर रहे हैं। नौकरी करेगा तो पैसा तू नहीं देगा, अपने रखेगा ओकरे देगा। चलो तो ये क्लियर हुआ। प्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन आया? ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। और प्रत्यक्ष में कौन कौन आया? लेकिन ये एकदम स्पष्ट हो गया कि खनिज लवण, विटामिन और जल से कुछ नहीं मिला। तो अभी तक एकदम नहीं मिला है। लग रहा होगा बिना काम को पैसा लोग विटामिन में बर्बाद कर रहा है, लेकिन चला ओकरो कम है। कम क्या है वो सुन। खनिज लवण, विटामिन और जल ये भी आपके शरीर के लिए जरूरी है। भले ये आपको ऊर्जा नहीं दे, लेकिन ये खनिज लवण क्या करती है? आपके भोजन में स्वाद प्रदान करती है। ये खनिज लवण आपके भोजन के पाचन में मदद पहुंचाता है। कभी आप प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। आप एक दिन मटन बढ़िया से भूंजिएगा, तेल में खूब बढ़िया से फ्राई कर लीजिएगा, नमक खाली ओकरा में नहीं डालिएगा, खाया ही नहीं जाएगा। बात बुझ रहा है? खूब बढ़िया से सब्जी बनाइए, पूरा बढ़िया से सब्जी बनाइए, ओकरा में नमक नहीं दीजिएगा, वो सब्जी फेंका जाएगा, खा नहीं पाइएगा। यदि जबरदस्ती खा भी लीजिएगा तो लगभग नहीं करेगा खानो आज हम खेले हैं। कभी कभी तो अनुभव होता ही होगा। तो इसका इतना बड़ा महत्व है तुम्हारे जीवन में कि ये भोजन को स्वाद तो देवे करेगी, इसके अलावा भोजन के पाचन में भी हेल्प करता है। कभी कभी सब्जी बनाइए लेकिन नमक नहीं दीजिए, सब्जी सिद्धवे नहीं करेगा जल्दी, नमक दीजिए तुरंत गल जाता है। प्रैक्टिकली तो आप लोग खूब अनुभव किए होंगे। एक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जल्दी बनाना है तो जैसे आलू काट के दिए, आपको भी उसी समय नमक डाल दो, तुरंत गल जाएगा, 10 मिनट के अंदर में सब्जी बन गया। समय है तो 1 घंटा भूंज रहे हैं, नीचे ऊपर कर रहे हैं, गपिया रहे हैं, फोन बात करने के कारण पता चला 1.5 घंटा बोलो सब्जी, और पता क्या चलता है कि कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपना हो रहा। बात बुझ रहा है? तो इसका जरूरी है कि नहीं? अब कहेगा तब वो तो हो ही गया, तब हमारा विटामिन की करेंगे हम लेके। चला विटामिन तुम्हारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा दिलाता है, तो स्वस्थ रहना भी जरूरी है कि ऊर्जा तुम्हारे पास खूब है तुम बीमार ओल छिलेगा की करे तो की काम है? ऊर्जा तुम्हारे शरीर में बहुत है, बीमार है तुम, कोई काम के लायक, तो विटामिन जरूरी ना चला, नहीं तो बीमार ना हो जाएगी। तो इसलिए विटामिन भी उतने जरूरी है जितना जरूरी तुम्हारे लिए ग्लूकोज था, क्योंकि स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है। ये विटामिन आपको विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षा दिलाती है। तुरंत कुछ दिमाग में आया होगा कौन विटामिन कौन बीमारी नहीं होगा, हम जानते हैं ना। तो एक यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, चला एक चैप्टर अलग होगा विटामिन का सिलेबस में देख लेंगे। फिर कहेगा सब हो गया, बीमार नहीं होंगे, ऊर्जा मिल गया, पानी हम काहे पिएंगे? इकाई जरूरी है, बिना कम खत्म प्यास लगते रहता है, जरूरी है चला, क्योंकि पानी जब तुम नहीं पिएगा तो भोजन का सर्कुलेशन ही नहीं होगा। ये अटक दे तो देवी ऊपर बोला, इसलिए पानी भी तो जरूरी है, क्योंकि बिना पानी का भोजन का सर्कुलेशन संभव है, नहीं तो यही लटक देता हूं जाए बोला। तो भोजन के परिवहन में सबसे पहला जरूरी हो गया। दूसरा, आपके बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, आंतरिक तापमान है, जल उसको भी नियंत्रित करता है। यदि पानी का अभाव आपके बॉडी में हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, मन लगेगा पाटन का देला पड़ा। कभी आपके शरीर में पानी का जरूरी हो और आप मतलब पानी नहीं पी पा रहे हैं, किसी भी कारणवश पानी उपलब्ध नहीं है या जो भी हो, तो एकदम अंदर से चिड़चिड़ापन आएगा। बढ़िया बात भी थोड़ा खराब लगेगा, कोई बढ़िया बात तो सिखा रहा है ना, तुमको लगेगा साली पागल है कि
बात बुझ रहा है ना? एकदम अंदर से टेम्परेचर तुम्हारा बढ़ जाएगा, एकदम चिड़चिड़ा पड़ेगा, पार्टनर दमन करेगा, पहले हंसो दें 12 बजे भूखा लगा तक खाना नहीं बनाया है, भूख प्यास सब बड़ा परेशान कर ले। तो समझ में आ गया? तो ये शरीर के आंतरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है, भोजन के परिवहन में सहयोग प्रदान करता है। और ये पानी चला नहीं रहेगा तो तुम्हारे ब्लड में जो 90% का पानी है वो पानी कहां से आएगा? तो तुम्हारे ब्लड के सर्कुलेशन में भी सहयोग प्रदान करेगा, क्योंकि ब्लड का 90% पानी है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए भले ऊर्जा आपको तीनों को से मिले, लेकिन ये सभी तुम्हारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। कोई कंफ्यूजन? तो अभी जो आप टॉपिक पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, इसमें कुल मिलाकर आपने स्टडी किया कि पाचन तंत्र क्या है। ऑल ओवर हम लोग देख लेते क्या पढ़े। तो पाचन तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन अंग जिम्मेदार है, भोजन का पाचन कौन कौन अंग करता है, उन अंग का पोजीशन कहां है, जो कि आपने बात फिगर देखा। भोजन में क्या क्या हम लोग लेते हैं जिसका पाचन जरूरी है, जिसका पाचन जरूरी नहीं है, किससे हमको ऊर्जा मिलती है, किससे ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती तो क्यों लेंगे, इसके बारे में आपने एक ऑल ओवर रिव्यू कर लिया। अब हम आपको बताएंगे कि आप जो पोषण करते हैं, आप जो भोजन लेते हैं, वो पोषण दो तरह का होता है। आप जो भोजन करते हैं ना, तो हम लोग जो भोजन करते हैं वो अलग तरह का है। अब पेड़ पौधे भी तो भोजन करता है, क्यों नहीं करता है? वो तो ऐसा नहीं पेड़ पौधा भूखा रहता तो खाली ऑक्सीजन देता है, एक दिन पेड़ पौधा भूखा लगेगा तो मर जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं देगा। सब लोग दुनिया में स्वार्थी है चला, हम लोग प्रकृति पर आश्रित हैं। तो थोड़ा क्या लग रहा है कि प्रकृति ऐसे ही तो मदद कर रहा है? नहीं, हम भी प्रकृति का मदद करते हैं, हम भी उस पेड़ में पानी देते हैं इसलिए ऑक्सीजन देती है। पानी देना बंद कर देंगे, सूर्य अपना प्रकाश को रोक लेगा, पेड़ का बाप मजा लेता तो ऑक्सीजन दे देगा, क्योंकि वो अपना भोजन बने नहीं करता, ऑक्सीजन कहां से देगा? तो हम भी उसका हेल्प किए हैं, हम भी परोपकार करते हैं, हम भी उस पर पानी देते हैं, पौधा लगाते हैं। और केकरो जमीन में पेड़ लगल है, कटवा देंगे सब, तब की होगा? कहां से हमको ऑक्सीजन देगा, कहां से हम जिंदा रह पाएंगे? तो हम लोगों का एक आपसी बेहतर संबंध है, प्रकृति के साथ हमारी एक अपनी संबंध है, उसी का स्टडी हम लोग इकोलॉजी में करेंगे। तो हम लोग जो पोषण करते हैं ये अलग टाइप का पोषण है, और पेड़ पौधे जो पोषण करता है वो अलग तरह का पोषण है। इसलिए क्या किया गया बाबू जानते हैं? पोषण को दो भागों में बांट दिया गया। पोषण मतलब बुझ रहा होगा, बुझ रहा है ना? भोजन जो हम लोग करते हैं उसको बायोलॉजिकल टर्म में पोषण यूज किया गया। और पोषण कितना प्रकार का हो गया? पोषण कितना प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। यानी पोषण न्यूट्रिशन आप समझ रहे होंगे कि एक जटिल प्रक्रिया जिसमें भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, या भोजन का पाचन करते हैं, या भोजन का अवशोषण करते हैं, या भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। ये सब किससे संबंधित है? सब दिख रहा है? ये सब किससे संबंधित है? ये सब का सब पोषण से संबंधित है। और इस पोषण को कितने भागों में बांटा गया? इस पोषण को, यानी जितना चीज लिखा है सब तो बुझ रहा है, इस पोषण को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो पोषण को दो भागों में बांटा गया। कहेगा सर कौन कौन? तो एक कहलाता है स्वपोषण और एक कहलाता है परपोषण। पोषण क्या प्रकार के? पोषण क्या प्रकार के? दो प्रकार के। एक को कहा जाता है स्वपोषण और एक को कहा जाता है परपोषण। एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। एकदम आराम से सुनना, क्योंकि आज की जो क्लास है ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें आगे जितना भी चीज पढ़िएगा उस सब के बारे में कुछ न कुछ आप यहां जान चुके हैं। अब खाली आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते हुए खत्म हो जाएगी। स्व का मतलब अपना होता है, सेल्फ। स्व मतलब स्वतः, अपना, सेल्फ। तो स्व पोषण का मतलब हो गया वैसा पोषण जो खुद तैयार करता हो, जो अपने आप तैयार करता हो, जो स्वतः अपने पर निर्भर रहता हो। इस प्रकार के पोषण को क्या कहा जाता है? स्वपोषण। जो अपने भोजन के लिए अपने पर डिपेंड करता है, अपने पर आश्रित रहता है, वैसे पोषण को क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। तो ऐसा जीव जंतु में संभव नहीं है ना बाबू। तो ये पोषण किसमें होगा? हरे पेड़ पौधे में। एग्जाम में एक लड़का सवाल यहां से पूछेगा कि स्वपोषण निम्नलिखित में से किसमें होता है? ऑप्शन में रहेगा हरे पेड़ पौधे, मनुष्य, हाथी और बाघ। आंसर क्या होगा? हरे पेड़ पौधे में स्वपोषण होता है, यानी हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। और परपोषण में क्या होगा? जो भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं। अब ऐसा नहीं कि रोटी अपने से बनाते हैं, बहुत लोग ये कह सकता है कि रोटी तो हम अपने से बनाते हैं, सब्जी तो हम अपने से बनाते हैं, हम कहां दूसरा पर आश्रित हैं। लेकिन चला वो रोटी जब आटा नहीं रहेगा तब की होगा? नहीं, तो स्रोत क्या है? पेड़ पौधा। हम आश्रित किस पर हैं? पेड़ पौधे पर। बात समझ रहे हैं? हम आश्रित किस पर हैं? पेड़ पौधा पर आश्रित हैं। इसका मतलब है कि हम लोग परपोषी हैं। हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, हम लोग अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसलिए हम लोग किसके अंतर्गत आ गए? परपोषण के अंतर्गत। पेड़ पौधे को कई बोलबे करेगा, नहीं होगा एक बार नौकरी तो हर ना। एक को सुना ढेर दिमाग में नौकरी हुआ है, एक को नाम बताओ तब चट्टा कहीं का। तो नहीं बुझा रहा है पेड़ पौधा स्वपोषी है, एकदम नहीं बुझा रहा। बात हम की कह दियो हरे पेड़ पौधे परपोषी है, चट्टा कहीं का। देखो ढकल बात नहीं बुझा रहा पेड़ पौधा स्वपोषी कैसे है? मर जाए साफ बेवकूफ, लेकिन साफ बेवकूफ। गांव से उठ के यहाँ चले ली, साला कहीं नहीं पढ़ ली रहा। यही डिमेरिट होता है लड़कों में, कहीं पढ़ेगा नहीं, किताब को बार देखेगा नहीं, डायरेक्ट क्लास में चल आए थे। आश्रित रहने का मतलब ये नहीं हुआ जो पूरा परपोषी तू कह देगा, जो अपना भोजन सेल्फ तैयार करता है, जिसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके पास खुद आता है हर कुछ और सेल्फ डिपेंडेंट आता है, वो स्वपोषी कहलाता है। हरे तेरा पास आया पानी मांगने के लिए, तुमने दिन खनिज जल मिट्टी से नहीं ऑब्जर्व कर लेते, सूर्य कहने जाता प्रकाश दो, सूर्य झांप ले अपन प्रकाश। मैंने सही बात में कुछ लड़का दिमाग सेट रहता है कि ये चीज बोला कौन मास्टर कुछ तन पूछ दे 10 मिनट क्लास डिस्टर्ब हो जी तो चट्टा पर नौकरी कर मारो सब कोई काम नहीं, कोई काम देता रे
चलो दिलखुश पान भंडार खोल भी कौन जाके। बताइए, इसको सपोसी परपोसी ने बुझाया कि गिलेन तो कुछ ने बुझाया होगा। एक बार ना भी हमसे एकरित परित कुछ समझ में ले होता एकरित वाले बारे में समझ नहीं लगता, कुछ बुझा होगा। ध्यान देकर जरा बताइए, इस सपोसी सब मैंने अपना होता है, वो नहीं बुझाया कि सपोसी में की हो रहा है। जो अपना भोजन स्वयं तैयार करेगा वो की कहलाएगा, जो अपने पर डिपेंड करेगा की कहलाएगा, सपोसी। इसका मतलब हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आता है? सपोसी के अंदर। एक लाइन तो आप बुझ जाना, हरे पेड़ पौधे सपोसी है, जीव जंतु सपोसी नहीं है। चलो, और हम लोग पोषण के लिए पर मतलब ही पराया होता है यार। पर मतलब क्या होता है? पराया। पराया मतलब क्या? दूसरा। पर मतलब पराया, पराया मतलब दूसरा। तो जो अपने पोषण के लिए डिपेंड करता है दूसरे पर, उसी को क्या कहा जाता है? परपोषण। यानी जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहता है, दूसरे पर डिपेंड करता है, उसको क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। जैसे सभी जीव जंतु, एक लाइन में, चाहे वो मनुष्य हो कि हाथी की बात कोई मतलब नहीं है, सभी जीव जंतु क्या है? परपोषी है। लेकिन इसके भी अलग अलग टाइप हैं। क्योंकि कुछ जीव को देखिएगा कि मरे हुए चीज को ही खाकर अपना भोजन करता है, कुछ को देखिएगा अपना भोजन, वो जैसे हम लोग हैं अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, भले प्रकृति से तैयार करते हैं लेकिन करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। और कुछ जीव ऐसा देखिएगा जो अवशिष्ट पदार्थ पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, जैसे मशरूम वगैरह भी परपोषी में ही आता है, उस सपोषी में नहीं आता है। तो इसलिए अब क्या किया महाराज, ये परपोषण था जिसमें लोग दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे पर आश्रित रहता है, उसको 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। परपोषण को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है प्राणी सदृश परपोषण। गौर करना, प्राणी सदृश परपोषण। परपोषण कितने प्रकार के? कौन कौन? प्राणी सदृश परपोषण, दूसरा हो गया मृतोपजीवी परपोषण, और तीसरा परजीवी परपोषण। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? प्राणी सदृश परपोषण, मृतोपजीवी परपोषण और परजीवी परपोषण। गौर करना, प्राणी सदृश का मतलब होता है प्राणियों के जैसा, जैसे हम लोग हो गए। हम लोग क्या हो गए? प्राणी सदृश हो गए। प्राणी सदृश का मतलब होता है जो प्राणियों के जैसा, जो जंतु के जैसा, जो जीवों के जैसा दूसरे जीव पर आश्रित होकर, प्रकृति पर आश्रित होकर वो अपना भोजन तैयार करता है, वो कहलाता है प्राणी सदृश परपोषण। चाहे मनुष्य की बात करें या अन्य कोई स्तनधारी जीव की आप बात करेंगे। लेकिन मृतोपजीवी का मतलब क्या होगा? जो मृत शरीर पर, जो मरे हुए शरीर पर आश्रित रहकर अपना भोजन करता है। यदि मृत शरीर उसको नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, अवशिष्ट उसको नहीं मिलेगा, सड़े गले पदार्थ नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वो क्या होगा? मृतोपजीवी। जैसे बैक्टीरिया, जैसे वायरस, जैसे फंगस, वो क्या है? मृतोपजीवी है। मरे हुए जीवों पर वो आश्रित रहता है। मशरूम अवशिष्ट पर आश्रित रहता है। कहीं को देखा छत पर मशरूम उगा लिया, उसके लिए गोबर व्यवस्था करेगा, उसके लिए मिट्टी व्यवस्था करेगा, नहीं वहां पर वो उसको अवशिष्ट देगा, उसके खाने योग्य भोजन होना चाहिए ना। अब हमको पत्थर देने लगेगा तो हम खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो सबका अपना भोजन है। तो ये जो मरे हुए चीज पर, अवशिष्ट चीज पर आश्रित रहता है वो मृतोपजीवी। और एक होता है परजीवी, यानी जिसका आश्रय और भोजन दोनों अन्य जीव के शरीर पर रहता है। जैसे हम लोगों के बाल में हो जाता है जू, उसका घर भी हम लोगों का सर है, बाल है, अब भोजन भी हम ही लोगों से लेता है। नहीं नहीं रे, अरे हम लोग में नहीं होता तो बुझने का क्या काम होता है? पूरा समझ। अरे हम लोग में नहीं होती, छोटा छोटा हम लोग का बाल होता, बराबर साफ करते हैं तो नहीं होगा। थोड़ा समझेगा। तो जू क्या होगा यार? जू क्या होगा? परजीवी। जोंक का नाम सुना है? गोल कृमि का नाम सुना है? कसकट्टा जिसको अमरबेल कहते हैं, खटमल, इस सब नाम नहीं सुना है? अरे तो सब सत्यानाश सुना है। इस सब का आश्रय और भोजन सब दूसरे जीव पर ही रहता है। तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। और आप देखेंगे तीनों के बारे में लिखा होगा। एक हो गया आपका प्राणी सदृश, चाहे वो मनुष्य हो या हाथी हो, घोड़ा हो, पक्षी, पशु, कोई भी स्तनधारी जीव की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? प्राणी सदृश कहलाएगा। दूसरा बताए होंगे मृतोपजीवी, यानी जो मरे हुए चीज पर आश्रित रहता है। क्या आपने बैक्टीरिया का नाम नहीं सुना है? क्या आपने फंगस का नाम नहीं सुना है? क्या आपने वायरस का नाम नहीं सुना है? एकदम सुना है। ये सब क्या है? मृतोपजीवी, मरे हुए चीज पर आश्रित रहता है। और एक हो गया आपका परजीवी, जो का नाम नहीं सुना है, जो थोड़ा शरीर पर नहीं रहता है, टैपवर्म नहीं रहता है, कसकट्टा जिसको अमरबेल कहते हैं, दूसरे जीव पर नहीं आश्रित है, एकदम आश्रित है। तो ये सब कौन हो गया? परजीवी पोषण। पर मतलब पराया, जीव मतलब जीव, यानी पराये जीव पर रहकर जो अपना भोजन लेता है, जिसका आश्रय और भोजन दूसरे जीव है, ये सब क्या होगा? क्लियर? अब देखिए, अब स्तनधारी की यदि बात करते हैं, यानी हम लोग अपन बात अब करते हैं, ये सब पूरे जीव की बात कर रहे थे, जिसका बैक्टीरिया वायरस सब आइले। अब बात करेंगे सिर्फ हम लोग अपना, यानी स्तनधारी जीव जितने भी हैं, यानी मैमल्स जितने भी हैं, उसकी बात करेंगे तो उसको भी कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। यानी स्तनधारी जीवों के पोषण के आधार पर भी उसका विभाजन 3 भागों में, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी। स्तनधारी प्राणियों के पोषण के आधार पर विभाजन कितने भागों में? 3 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी एकदम। तो शाका में लिखल है शाक, नहीं लिखल हो? शाका में लिखल हो साग, जरा हम अपन भाषा में कहते हैं साग, नहीं बोलते हो? कहते हैं साग सब्जी हम लोग खाते हैं,
वेजिटेरियन हम लोग हैं, नॉन वेज हम लोग नहीं खाते हैं। नहीं बोलता है, चला क्या ऐसे बोलेगा? बुझे रहा है तुम? नहीं बुझ रहा है, सत्यानाश बुझ रहा है तुम। चलो इधर ध्यान दो। तो शाकाहारी का मतलब स्पष्ट हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी पर आश्रित रहता है, यानी वो मांस मछली नहीं खाता है, वो क्या कहलाएगा? तो हमारे आपके बीच बहुत सारे लोग शाकाहारी हैं जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाता है। अब बहुत ऐसा है जो कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आदमियों को बढ़िया बना के दे दिया, लगेगा बढ़िया लग रहा लो, लेकिन मनुष्य शाकाहारी में नहीं आता है, क्योंकि मनुष्य का नेचर नहीं होना चाहिए खाली सागे खाएगा। 84 योनि के बाद जन्म होता है मनुष्य में, तैयो सम्मान पूरा नहीं होगा तो किस जिंदा हम लोग बताओ। इसलिए सब कुछ खाना है, चला एकदम। अरे बढ़िया से मिल रहा है, बना बनाया, की दिक्कत है? बात बुझ रहा है ना? तो हम लोग सर्वाहारी हैं, पहले ये बता दिए। इन्हें कहना हम मांस मछली नहीं खाते तो हम कैसे सर्वाहारी हैं? तो हूं है नहीं तो गलत है, एकदम तो और गलती, हमारी कोई गलती नहीं हो। मनुष्य कौन प्राणी? सर्वाहारी प्राणी है, मनुष्य शाकाहारी प्राणी नहीं है। एक अपवाद है, तो बुझिए रहा गोली मार। तो वैसा जीव जो अपना भोजन किस पर आश्रित रहता है? पौधे से प्राप्त करता है, साग सब्जी खाता है, ओकरा मांस मछली से कोई लेना देना नहीं है। वो दूध पिएगा, साग सब्जी खाएगा, पौधे पर आश्रित रहेगा, तो वैसे जीव को क्या बोलेंगे? शाकाहारी। आपने कभी खरगोश को मांस देकर देखिएगा, वो एकदम नहीं खा सकती है, भूखल मर जाएगी। खरगोश कभी मांस नहीं खा सकती है, गाय भूखल मर जाएगा, कभी मांस नहीं खा सकती है। तो शाकाहारी उन बोलो रे, तो भूखल 3 दिन छोड़ो अपने हाथ के अभी मट्टी या खेबी मांस में बोल, 3 दिन छोड़ दो, कहता हम प्योर शाकाहारी खिलेबे नहीं करो। देखो चौथा दिन कैसे मट्टी खाने लगता है, मांस मछली की बात गोली मार। एक हमारा दोस्त कहता था नहीं बाप रे सब नहीं खाएंगे। हम बोले चलो हमारा यहाँ तो पार्टी है। एक दिन बनाए आलू की सब्जी, ओकरा में अंडा काट काट के बढ़िया से दे दिया, खाया ना, साला कौन दुकान से तुम आलू लाता है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर 2 दिन बाद पार्टी दिलिए, बने लिए पनीर, मछली के बीच वाला पेटी नहीं होता है, काट काट पनीर की तरह दे दिलिए। साला पनीर तू लोग कहां से लाता है? हम टेकारी रोड में रहते थे, पत्थर मस्जिद में 10-20 साल पहले। तो हम बोले कौन पर पत्थर मस्जिद के सामने ओकरे का बहुत अच्छा पनीर देता है। चौथा दिन ओकरा कह दिया चला थोड़ा खाना चाहिए ये सब। बता तोरा घाटो किया? बोला नहीं, खाना बहुत अच्छा लगा, रोज बना खाओ। एक दिन मछली खाई, दिन अंडा था। बात बुझा? तो ओके मतलब बोला वो मांसाहारी भी हो सकता है, सर्वाहारी एकदम है वो। कहीं को कभी खेबे नहीं करो, क्या पता मछली कैसा स्वाद होता है? बहुत अच्छा पनीर लग रहा है, कथा मिलता तब नहीं कभी पनीर, कथा मिले नहीं दबो, अंडा काट के दबो तो आलू छिके तब खेबी। बात बुझ रहा चला? हाँ, तो इसीलिए हम लोग एकदम इस श्रेणी में नहीं आएंगे। एकदम बकरी आएगा, गाय आएगा, भैंस आएगा, खरगोश आएगा, हम लोग एकदम नहीं आने वाले हैं। इसका मतलब शाकाहारी में कौन कौन आएगा आपके सामने है, और आप जान भी नहीं, कौन नॉर्मल सा बात है। मांसाहारी का मतलब हो गया जो सिर्फ मांस मछली पर डिपेंड करता है, वो कभी घास नहीं खा सकती। अब तुम चिता को घास खाने देगा? बताओ, ये कुछ खा सकता, ये कुछ खा सकता है, इतना मारवन छोड़ा। लेकिन मांसाहारी में पहले सुन, मांसाहारी का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मांस मछली खाता है, वो कभी घास नहीं खा सकता है। कभी आपने चिता को घास खाते नहीं देखा होगा, भूखल मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। अजय घास देने जाएगा ओकरे खा जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन वो कभी घास नहीं खा सकता। कुत्ता घास खाता है, इंग्लैंड से तुम ले रहे, जैसे लग रहा है इंग्लैंड से, लेकिन कुत्ता घास खाता है, अमेरिका में खाए होते। और अगला देखो सर्वाहारी, शाकाहारी मांसाहारी क्लियर होला है। सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खाता है, एक नाम तो जे मन छो बोल दे। और हम लोग क्या है? सर्वाहारी। यदि साग सब्जी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आदमी को भी बढ़िया से बना के दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लगेगा, खाएंगे। अरे बोल के देगा तब कि आदमी तो नहीं खाएंगे, मन लिया जाए, अब बढ़िया पीसने लगेगा। जब मछली गंदा चीज खाती है और खाने में अच्छा लगता है, हम लोग तो छोरा किसी चावल दाल खाते हैं, हमारा मन खराब लगेगा। बता सोच के जरा देख, नहीं बढ़िया लगेगा हो? एकदम हम लोग सब कुछ खाते हैं, सर्वाहारी प्राणी है। तो मनुष्य की होगा? जंगली सुअर जो है ये भी सर्वाहारी प्राणी है। जंगली सुअर की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। किस प्रकार की सुअर? जंगली सुअर, सर्वाहारी प्राणी, क्योंकि सब कुछ खाता है। ये दूधो पी लेगा, मांसो खा लेगा, रोटी सब्जी चावल दाल सब कुछ खा लेता है। चिंपांजी का तो नाम आपने सुना होगा, वो भी सर्वाहारी प्राणी है। वो पत्तो देखिएगा कभी कभी तोड़ तोड़ खाते रहता है, मांसो ओकरा फेंकता है, वो खा लेता है। इसका मतलब मनुष्य, चिंपांजी या जंगली सुअर ये सब किसके अंतर्गत आएगा? किसके अंतर्गत? सर्वाहारी। हम लोग क्या हैं? कोई नहीं कहेगा हम शाकाहारी, मारते मारते शुद्ध कर देंगे। एक तरह तक मिला नहीं, इसलिए तुम शाकाहारी है। चलिए, तो भोजन के अवयव जो है बाबू, ये भोजन के अवयव में क्या अवयव का नाम बताए? 6 गो। पहले ये थोड़ा समझा चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में। जो मेन 3 है बृहद अणु कहलाता है, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। बाद बाकी खनिज, लवण, जल और विटामिन क्या है? सूक्ष्म अणु। क्या है? तो अवयव को कितने भाग में बांट दे? 2 भाग में। एक हो गया बृहद अणु और एक क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अणु। बृहद अणु में क्या नाम? कौन कौन? सबको याद है? सूक्ष्म अणु में क्या नाम? कौन कौन? सूक्ष्म अणु को पचाने की आवश्यकता होती कि नहीं होती है? सूक्ष्म अणु से ऊर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, तैयो लेते हैं क्योंकि ओकर कम है। क्लियर? अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे कल की क्लास में बृहद अणु का जो पार्ट्स आपने 3 देखा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसके बारे में पार्टिकुलर पढ़ेंगे। आज मैं